नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर निवेशकों, खासकर उन नए निवेशकों के निवेश संबंधी जो निर्णय होते हैं उनसे जुड़ा हुआ ये वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे कि नए निवेशकों को, खास करके उन निवेशकों को जो बाजार में नए आए हैं या आए हुए अभी कुछ समय बीते हैं, वो निवेशक अपनी नज़रें कहाँ पर गड़ा कर रखें, यानी किन सेक्टर्स में, किन शेयरों में और किन इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के शेयरों में अपना फोकस गड़ाए रखें। इस वीडियो में मैं जिन कंपनियों के नाम लूँगा वो ना तो कोई निवेश संबंधी रिकमेंडेशन होगी, ना इन्वेस्टमेंट एडवाइस होगी। मैं जिन सेक्टर्स की बात करूँगा वो सेक्टर्स भी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। ये वीडियो केवल जो है विशुद्ध एकेडमिक पर्पस से बनाया गया है, जो अनुभवी निवेशकों के बताए गए अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है और इसमें संबंधित सेक्टरों और संबंधित शेयरों की जो संभावनाएं व्यक्त की गई हैं उनको जो है एक जगह सजोकर रखा गया है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, मैं उन निवेशकों की बात कर रहा हूं जिन्होंने कई दशक जो है शेयर बाजार में गुजार दिए और इस दौरान बहुत सी उनसे भी गलतियां हुई, बहुत सी चूक उनसे भी हुई, लेकिन उन्होंने समय रहते जो है इन गलतियों को सुधारा और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाने की दिशा में जो है वो एक सार्थक पहल के जरिए करोड़ों रुपए की वेल्थ जो है वो जनरेट की। तो उन्हीं के सफलता के गुर जो है वो मैं यहाँ रख रहा हूँ। अब नए निवेशक जब बाजार में आते हैं या कुछ समय शेयर बाजार में उनको निवेश करते हुए समय गुजर जाते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है और कभी कभी वो ऐसी डॉलड्रम में फंस जाते हैं कि कहाँ पर पैसा लगाएं जहाँ पैसा सुरक्षित भी हो और पैसा लॉन्ग टर्म में जो है वो मल्टीप्लाई भी करे और धीरे धीरे स्टडीली उनकी पूंजी का जो है वो कंपाउंडिंग प्रोसेस जारी रहे और एक लंबी अवधि के बाद अच्छी खासी वेल्थ वो उसके जरिए क्रिएट करे। तो इस बारे में जो अनुभवी निवेशकों द्वारा बताए गए गुर हैं उनके आधार पे जो निष्कर्ष निकाल सकता हूं मैं, उसके मुताबिक हमें सबसे पहले हमको बहुत माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं, हमको बहुत ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा ये जो टेक्निकल एनालिसिस है इसको करने की ज़रूरत नहीं, हमें बहुत ज़्यादा ये सब ROE ROCE और ये सब सेल्स कितनी बढ़ी और EPS कितना बढ़ा, ये सब बहुत ज़्यादा ये सब जो है वो फंडा जो है इस पर बहुत ज़्यादा अपना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। ये दीगर बात है कि इन सब बेसिक जानकारियों को बटोरने का काम जो है वो किसी भी निवेशक को हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि देर सवेर ये बहुत से जो नए शेयर हैं या ऐसे शेयर जिनमें मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल है या जो आगे जाके बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ उन शेयरों को छांटने में मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ अभी शुरुआत में हमें ऐसी जगह हाथ डालना है और ऐसे तरीके अपनाने हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा दिमाग खपाए जो है हम एक ऐसी जगह निवेश करें जो सुरक्षित हो और स्टडीली कंपाउंड करे और एक लंबे अंतराल के बाद जो है अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करके दे। अब ये अलबत्ता इसमें हो सकता है कि आपने अगर 4 शेयर लिए तो इसमें 2 नहीं भी चल सकते हैं या 2 में नुकसान भी हो सकता है या 1 में नुकसान हो सकता है, 1 कम चले या 2 कम चले, लेकिन 1 इतना चल सकता है कि जिससे कि सारी कमी पूरी हो सकती है।
तो सबसे पहले जो मजे हुए निवेशकों ने बताया कि सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आपके अगल बगल यानी घर में आपके यहाँ जो सामान आता है, जो ब्रांड का आता है, किस कंपनी ने बनाया, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और इस पे भी ध्यान दीजिए कि आपके जानने वाले जो और बाकी लोग हैं वो कौन से ब्रांड या वो किस कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और उनके बगैर उनके घर का काम नहीं चलता। दूसरी चीज आपको यह भी देखना है कि जब आप बाजार जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या दुकानों में जाते हैं, तो आपकी नजर थोड़ी सी उधर भी होनी चाहिए जहां की आप देखिए कि लोग जो है वो कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीद रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स के बारे में आप पता लगाइए, देखिए निकाल के शेल्फ से कि भाई ये किस कंपनी ने बनाया है। उसके बाद आप बहुत है तो वहाँ जो सेल्समैन है या जो काम करने वाले लोग हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये इस सामान की बिक्री कितनी होती है या इस कंपनी की बिक्री की स्थिति कैसी है, इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड कैसी है। अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ पर अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। मसलन आप जैसे घर में हर किसी के यहाँ कॉफ़ी आती है, कॉफ़ी जनरली ज़्यादातर घरों के अंदर आपने देखा होगा या आपके घर में भी आती होगी नेस्ले की, यानी नेस्कैफे। अब ये नेस्कैफे, अब आपको इससे एक अंदाज लगा कि नहीं भाई कॉफ़ी जो है वो तो हर जगह नेस्कैफे का ही बोलबाला है। अब मिल्क मेड है, मान लीजिए मिल्क मेड जो लोग इस्तेमाल करते हैं, अरे भाई मिल्क मेड कौन सी कंपनी का लेते हैं, अरे भाई नेस्ले का लेते हैं। अब ये एक आपका फोकस पॉइंट हो गया कि भाई मिल्क मेड अच्छा खासा बिकता है। अब चॉकलेट में दो प्रमुख ब्रांड्स हैं, एक है कैडबरीज और दूसरा है किटकैट। अब कैडबरीज तो कंपनी डिलिस्ट हो चुकी, अब बचा किटकैट। अब पता आप लगाइए कि भाई किटकैट कैडबरीज के बाद अगर सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये है और हर दुकान में उपलब्ध है, तो इट मीन्स कि ये बिकती होगी तभी सारी दुकानों में उपलब्ध है, चाहे वो पान वाला हो चाहे वो बड़ा कोई मॉल हो। तो अब आपको यहाँ पता लगाना है कि किटकैट कौन कंपनी बनाती है। अब उसके अलावा बेबी फूड्स हैं, बेबी फूड्स में हर किसी के घर में बच्चे होते हैं या पास पड़ोस में बच्चे होते हैं या आपके जानने वाले नातेदार रिश्तेदार वहाँ पे बच्चे होते हैं। अब वो कौन सा दूध देते हैं, डॉक्टर कौन से दूध जो है वो रेकमेंड करते हैं, तो ब्रांड्स में छोटे बच्चों के लिए लैक्टोजन ये काफ़ी लोकप्रिय ब्रांड है। उसके अलावा नेस्कैफे का ही, अरे ये नेस्ले का ही जो है वो बेबी फूड है। वो बेबी फूड भी अलग अलग जो उम्र है उसके हिसाब से वो तैयार होते हैं और बाजार में उपलब्ध होते हैं। तो अब आप देखिए कि ये किस कंपनी ने बनाया, तो पता लगेगा आपको कि नेस्ले ने बनाया। तो आपको एक अंदाज लगा कि नेस्ले एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी डिमांड है। अब जैसे मान लीजिए मैगी है, अब कोई भी नूडल बनाने वाली कंपनी या कोई भी नूडल का ब्रांड हो, हर किसी को मैगी ही आदमी बोलता है। अब ये आप इससे अंदाज लगाइए कि भाई ये मैगी की शुरुआत तो नेस्ले ने की। अब ये मैगी एक ऐसा सिनोनिमस नाम है कि ये कोई भी जो नूडल बनाने वाले जो ब्रांड्स हैं या कंपनी है उसके भी प्रोडक्ट्स को मैगी ही कहा जाता है, लोग मैगी के नाम से जानते हैं। एक जमाने में हिंदुस्तान यूनिलीवर जब थी तो उस डालडा बनाया करती थी, खजूर छाप, और एक थी डीसीएम की रथ वनस्पति। यही दो प्रमुख जो है सबसे एस्टैब्लिश घर घर के ब्रांड थे डालडा घी के मामले में। अब हालत ये हुई कि जब खजूर ब्रांड से डालडा बिकने लगा बाजार में, तो कोई भी वनस्पति घी जो है उसको डालडा ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया। तो ये एक ब्रांड की जो है वो पॉपुलैरिटी और ब्रांड जो दिमाग में लोगों के बैठा हुआ है, यानी हर डालडा घी जो वनस्पति घी है वो डालडा करार दिया गया। यानी अब आप सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त पेनिट्रेशन जो है खजूर ब्रांड के डालडा ने किया।
तो ये होती है कंपनी के, जहां हम आप जो है ब्रांड्स को, जो उनके प्रोडक्ट्स को जो है वो अगल बगल निहारते हैं, देखते हैं, वह नज़र गड़ाते हैं, वहाँ नज़र दौड़ाते हैं कि भाई ये चीज़ कौन कंपनी बना रही है, कहाँ ये ज़्यादा बिक रही है। तो आपके लिए अब एक जो है वो एक बिल्कुल क्लियर पाथ बन गया कि भाई नेस्ले में कुछ तो है, कुछ तो दमखम है, इसके प्रोडक्ट्स में कुछ तो है खासियत, और ये कंपनी जो है मल्टीनेशनल कंपनी है। तो अब यहाँ जिन लोगों ने आज से कई दशक पहले पैसा लगाया, उन्होंने पैसा बनाया है, कई गुना पैसा बनाया है, अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट की है। इसी तरीके से और तमाम ब्रांड्स हैं, लीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर के आज से नहीं, बचपन से आप देखिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, उसके भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको घर घर मिल जाएंगे। तो ये मतलब हाउस होल्ड का काम जो है इन दो कंपनियों के प्रोडक्ट्स के बिना नहीं चलता। इसी तरीके से नेस्ले के प्रोडक्ट्स के बिना जो है आपका किचन या आपका रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें इस्तेमाल होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो अधूरे पड़ जाएंगे। तो ये एक जो है ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। अब इस बारे में एक बड़ा रोचक प्रसंग है कि अमेरिका में कुछ फंड मैनेजर्स को रखा गया और छोटे छोटे बच्चों को रखा गया। अब दो ग्रुप बना दिए गए। दो ग्रुप के अंदर सबको ये कहा गया कि हम आपको इतना पैसा दोनों ग्रुप के लोगों को देते हैं, और उनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये दिखाएं कि भाई ये जो पैसा आप लगा रहे हैं ये किन किन कंपनियों में लगाएंगे, और वो कंपनियां जो हैं वो कितना वेल्थ जनरेट करके या कितना प्रॉफिट कमा के दे सकती हैं। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है वो टेक्निकल फंडा और ये जो टेक्निकल्स हैं और ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, ये तमाम इस किस्म की अरिथमेटिक में उलझे रहे, और बच्चों ने क्या किया, सीधे सीधे उन ब्रांड्स की कंपनियों पे जो है वो दांव लगाया। जो मान लीजिए उनको चॉकलेट अच्छी लगती है, उस चॉकलेट की कंपनी के बारे में, जो टॉफ़ी अच्छी लगती है, लेमन ड्रॉप अच्छी लगती है, वहाँ उन्होंने दांव लगाया। या और दूसरे जो बच्चों के जो खाने पीने के सामान हैं जो बहुत पॉपुलर हैं बच्चों के बीच में, वो उन कंपनियों पे उन्होंने दांव लगाया। इसके अलावा जो स्टेशनरी, जो पढ़ने लिखने से जुड़े हुए कामकाज में इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्ट्स, वो कौन सी कंपनियां हैं, वहाँ उन्होंने जो है दांव लगाया। और अंत में जब रिजल्ट आया तो फंड मैनेजर्स को इन बच्चों ने जो है बड़ी मार्जिन के साथ बीट कर दिया। यानी बच्चों ने उस जगह पैसा लगाया, उन्होंने ये सब, कोई उनके पास न गणित की जानकारी थी कि क्या आरओई है, क्या आरओसी है, क्या सेल्स ग्रोथ है, क्या प्रॉफिट ग्रोथ है, क्या मार्जिन ग्रोथ है, इससे इन बच्चों को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फंड मैनेजर उसी में उलझे रहे और बच्चों ने जो है वो सारा खेल कर दिया, और बच्चों ने उन्हीं कंपनियों पे दांव लगाया जो कंपनियां अच्छा खासा जो है लोकप्रिय थी, उनके प्रोडक्ट्स लोकप्रिय थे। और बच्चों ने कहा, तो जाहिर है कि जब एक बच्चों की मैसिव डिमांड पैदा होगी तो वो कंपनियां चलेंगी ही चलेंगी, उनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे ही बिकेंगे। और बच्चों की जिद के आगे तो अगर दो पैसा महंगा भी कोई सामान होगा तो बच्चों की जिद के आगे वो खरीद ही लेते हैं लोग। तो अब आप इससे अंदाज लगाइए कि ये किस किस्म का जो है ये ऑब्जर्वेशन है, जो ऑब्जर्वेशन निवेश में काफ़ी सहायक हो सकता है। अब ऐसे इस किस्म के ऑब्जर्वेशन से जो आपका आकलन होता है वो अमूमन ज़्यादातर समय सही उतरता है, और बहुत कम समय ऐसा होता है कि जो गलत निकलता हो। अब एक और मैं इसका दूसरा पहलू आपको बताता हूँ। दूसरा पहलू ये है कि बहुत से निवेशक हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक इंदौर के एक बहुत बचे हुए निवेशक हैं, बहुत लंबे समय से निवेश करते हैं, उनका शगल है। और उन्हीं की तरह मैं कई और दूसरे ऐसे निवेशकों से मिला हूँ जो खास 2-3 कंपनियों के प्रोडक्ट्स को ही, शेयरों को ही खरीदते हैं, और सारा फोकस उनका वहीं पर रहता है। अब वो ये खोजते हैं कि वो कंपनियां जब
कभी ऐसा टर्बुलेंस समय आए या कंपनियों के साथ ही कुछ कामकाजी परिणामों के बाद उनके भावों में गिरावट आए, तो वो लेने से चूकते नहीं। अब मसलन उनके मुताबिक जो है वो खास ग्रुप के ही शेयर लेते हैं। मसलन उनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं महिंद्रा ग्रुप को, और दूसरा जो है वो उनका ग्रुप है टाटा ग्रुप। इसी तरीके से एक सज्जन जो है वो जो है खाली विप्रो के ही शेयर खरीदते हैं। जब जब विप्रो के शेयर थोड़े गिरे वो खरीदते जाते हैं। इसी तरीके से बहुत से लोगों को मैंने कई दशक पहले देखा कि वो रिलायंस के ही शेयर खरीदा करते हैं, और कुछ उन्होंने ज़िंदगी में खरीदा ही नहीं, खाली रिलायंस के शेयर लिए। अब आप सोचिए कि उन लोगों ने जब ऐसे ग्रुप में पैसा लगाया, जिस ग्रुप के शेयरों ने जो है अच्छा खासा कंपनियों ने प्रदर्शन किया, तो उनके शेयरों ने और उनके जो मूल्य है उन्होंने कितनी वेल्थ बनाई होगी, आप खुद अंदाज लगा लीजिए। तो इस तरीके से जो है अब ये एक तरीका हो सकता है कि ऐसी कंपनियों के जो बड़े बड़े एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, जिन्होंने दशकों से जो है वो कारोबार किया है, तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, तमाम आंधी तूफान देखे हैं, तमाम किस्म की जो है वो निगेटिव परिस्थितियां झेली हैं, और उसके बाद वो और स्ट्रांग होकर उभर कर सामने आए हैं। तो इन कंपनियों के बहुत से ऐसे बिजनेस हैं, मसलन एक सप्लाई चेन को ले लीजिए, लॉजिस्टिक बिजनेस। अब ये लॉजिस्टिक बिजनेस ऐसा है कि बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में अगर देश की जो जीडीपी है उसको अगर जो 2-3 ट्रिलियन और बढ़ाना है, तो किसी भी कीमत पे लॉजिस्टिक स्पेस को जो है ग्रो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो उसमें अपार संभावनाएं देखते हैं। अब उस लॉजिस्टिक स्पेस के अंदर कोई अगर जो एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल ग्रुप है, जिसकी एक अच्छी खासी जो है वो एक क्रेडेंशियल्स है, उसने जो है पिछले कई दशकों में बहुत कुछ करके दिखाया है, बहुत कुछ लोगों के लिए वेल्थ बना के दी है। अब उनमें जैसे मान लीजिए टीवीएस ग्रुप है, टीवीएस ग्रुप का जो है टीवीएस सप्लाई चेन है, उसके अलावा जो है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है, ये महिंद्रा ग्रुप का है। तो अभी ये शेयर जो है वो थोड़े सस्ते भी हैं, तो अब बहुत से लोग इन शेयरों को खरीदते हैं और अपने पोर्टफोलियो में इनको जो है पर्याप्त जगह देते हैं। तो आने वाले समय में जब लॉजिस्टिक जो है वो सप्लाई चेन जो है वो स्थिर होगी, अट्रैक्टिव होगी, ग्रो करेगी, तो जाहिर है कि इन कंपनियों के शेयर भी जो है उसी हिसाब से ग्रो करेंगे, क्योंकि कंपनियां भी ग्रो करेंगी। तो अब इनसे भी जो है हमें एक बहुत बड़ा जो है वो संकेत मिलता है कि इस टाइप के जो एस्टैब्लिश ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स की जो वैसी कंपनियां हैं जो अभी उन सेक्टर्स में हैं जिनमें ग्रो होने की प्रबल संभावनाएं हैं, लेकिन वो अभी जो है थोड़ा संघर्ष के काल में हैं, तो समय आने पर उनमें जो है वो सुधार हो सकता है और उनसे भी अच्छी वेल्थ जनरेट की जा सकती है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये संभावनाएं बताई और ये बताया कि कहाँ एक निवेशक की, नए निवेशक की नज़र होनी चाहिए, कहाँ उसको ध्यान देना चाहिए। अगल बगल घर में, पड़ोस में, परिचितों के यहाँ, दुकानों में, मॉल्स में क्या कुछ लोग खरीद रहे हैं, क्या कुछ उनके घर में आ रहा है, क्या उनके परिचितों रिश्तेदारों के घरों में आ रहा है, और कौन सी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं और रेगुलर इस्तेमाल हो रही हैं। उसके अलावा बहुत से जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उनकी कौन सी कंपनियां हैं जिनका बिजनेस अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन उस बिजनेस के आगे भविष्य में प्रबल संभावनाएं हैं, तो उन कंपनियों पर फोकस हमको बढ़ाना चाहिए, मेरा ये मानना है। अब ये आपके ऊपर है, आप मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन जैसा लोगों का कहना है, अनुभवी लोगों का, मैं खाली उनके बताई हुई बात आप तक पहुंचा रहा हूं। तो वीडियो के अंत में मैं एक बार फिर ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैंने जिन कंपनियों का यहाँ जिक्र किया है उन कंपनियों के बारे में जो है वो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कोई निवेश रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो एडवाइस है और न ही
किसी प्रकार की ये जो है मेरी तरफ से कोई इनिशिएटिव है। ये आप अपने रिसर्च वर्क से, होमवर्क से आप अपना खुद का आकलन करें, उसके बाद कोई फैसला लें और उसके बाद अपने नफा नुकसान को देखते हुए कोई निवेश संबंधी निर्णय लें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।